दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में अध्याय संख्या 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के एक टॉपिक मैक्सवेल वोल्टेजमान वक्र के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि मैक्सवेल और वोल्टेजमान है इन्होंने किन किन के मध्य ग्राफ बनाया। तो दोस्तों मैक्सवेल और वोल्टेजमान ने ग्राफ बनाया था अणुओं के अंश तथा अणुओं के अंश वर्सेस गतिज ऊर्जा। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है कि जो मैक्सवेल और वोल्टेजमान है इन्होंने किन किन के मध्य ग्राफ है प्लॉट किया था, अणुओं के अंश तथा गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र बनाया। अब अणुओं का अंश से मतलब क्या है दोस्तों? अणुओं का अंश का मतलब है दोस्तों Ne/Nt। ये जो अनुपात होता है दोस्तों इसी को क्या बोलते हो? अणुओं का अंश बोलते हो। यहां पर जो Ne है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऊर्जा E युक्त अणुओं की संख्या। और दोस्तों यहां पर जो Nt है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? कुल अणुओं की संख्या। और इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? अणुओं का अंश कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। मैक्सवेल और वोल्टेजमान ने अणुओं के अंश मतलब Ne/Nt वर्सेस गतिज ऊर्जा के मध्य आरेख बनाया। और दोस्तों यहां पर किसका प्रयोग किया गया था मैक्सवेल और वोल्टेजमान के द्वारा? तो दोस्तों ये आपको पता रखना, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया गया था। स्टैटिस्टिक्स किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब क्या है? सांख्यिकी का प्रयोग किया गया था। एक से अधिक अगर अणुओं का व्यवहार को आपको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया गया था। और ये जो सांख्यिकी का उपयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मैक्सवेल और वोल्टेजमान के द्वारा। अब आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते। सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों यहां पर अभिक्रियक। अभिक्रियक का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को क्या बोलते हो? अभिक्रियक। और अभिक्रियक को आप क्या बोल सकते हो? अभिकारक बोल सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? अभिकारक स्पीशीज के सारे अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग ले रहे हैं तो उन सभी अभिकारकों की गतिज ऊर्जा कभी भी एक समान नहीं होती है। किसी एक अणु के व्यवहार की परिशुद्धता के बारे में पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है। अतः इसके लिए क्या किया गया? दो वैज्ञानिक है दोस्तों, बोल्ट्जमान तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अधिक संख्या में अणुओं के व्यवहार को प्रागुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया था? सांख्यिकी अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया। इनके अनुसार मतलब मैक्सवेल और वोल्टेजमान के अनुसार गतिज ऊर्जा का वितरण E ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या, E ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या का मतलब क्या हो गया दोस्तों? Ne एवं गतिज ऊर्जा के मध्य वक्र खींचकर किया जा सकता है। मतलब जब भी आपको एक से अधिक संख्या में अभिकारक के अणु उपस्थित है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का प्रयोग किया। और मैक्सवेल और वोल्टेजमान ने अणुओं का अंश मतलब Ne/Nt और गतिज ऊर्जा के मध्य क्या खींचा था? वक्र खींचा था। तो ये दोस्तों देखिए आपके सामने वक्र उपस्थित है। अणुओं का अंश, अणुओं के अंश का मतलब क्या हो गया दोस्तों? Ne/Nt। और जहां पर Ne किसको प्रदर्शित कर रहा है? E ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या। और दोस्तों Nt यहां पर किसको प्रदर्शित करेगा? Nt का मतलब है कुल अणुओं की संख्या। ये देखिए इसने y एक्सिस पर लिया था अणुओं का अंश और x एक्सिस पर क्या लिया था? गतिज ऊर्जा। और यहां पर ये जो वक्र प्राप्त होता है यही वक्र दोस्तों एक्चुअल में कौन सा होता है? वोल्टेजमान मैक्सवेल वक्र होता है। अब इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं दोस्तों। वक्र का शीर्ष
अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। मतलब दोस्तों ये जो वक्र है अणुओं का अंश तथा गतिज ऊर्जा, इसके अंदर ये जो वक्र का शीर्ष है, ये दोस्तों यहाँ पर ग्राफ है, वक्र है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, इस वक्र का शीर्ष हो गया। तो यहाँ पर अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य जब ग्राफ खींचा गया तो इसमें ये जो वक्र का जो शीर्ष है दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। मतलब अणुओं का वह अंश जिनकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, ये कौन प्रदर्शित करता है दोस्तों, वक्र का शीर्ष प्रदर्शित करता है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, वक्र का जो शीर्ष है दोस्तों वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या है, अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा के संगत होता है। अब दोस्तों आप इस वाले वक्र से पता लगा सकते हो कि अति संभाव्य गतिज ऊर्जा वाले अणुओं का जो अंश है वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब इस गतिज ऊर्जा से बाकी जो जितने भी आपके पास अणुओं का अंश रहेगा उनकी गतिज ऊर्जा कम, और गतिज ऊर्जा अधिक वाले अणुओं का जो मान है वो क्या रहेगा दोस्तों, कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा प्रदर्शित कर रहा है वो कौन प्रदर्शित कर रहा है, वक्र का शीर्ष प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस गतिज ऊर्जा से, कौन सी गतिज ऊर्जा से, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम होती जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अब इस गतिज ऊर्जा से कम वाले अणुओं की संख्या और इस गतिज ऊर्जा से अधिक अणुओं की संख्या, उनका जो अणुओं का अंश है वो दोस्तों क्या होता जाता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब ताप बढ़ाया जाता है, अब क्या कर रहे हो दोस्तों, यहां पर आप तापमान का प्रभाव देख रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब भी तापमान बढ़ाया जाता है तो आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित होता है। दोस्तों मतलब क्या है, जैसे आप यहां पर तापमान में वृद्धि करोगे तो ये जो ग्राफ का जो शीर्ष है दोस्तों किस ओर विस्थापित होगा, दाहिनी ओर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यही बोला है यहां पर, जब तापमान बढ़ाया जाता है तो आलेख का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित होता है तथा वक्र का फैलाव अधिक ऊर्जा की ओर विस्थापित होगा। और आपने गतिज ऊर्जा कौन से एक्सिस पर ली है, एक्स एक्सिस पर। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ का जो फैलाव किस ओर बढ़ेगा, दाहिनी तरफ फैलाव बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है। किस ओर बढ़ेगा वक्र का फैलाव, दाहिनी तरफ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे आप तापमान में वृद्धि करोगे, तापमान बढ़ाने पर अभिकारक के जो अणु है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दोस्तों अभिकारक के मध्य होने वाली प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी। और जब जब प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी तो अभिकारक के अणु उतनी ही ज्यादा संख्या में उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जितनी अधिक प्रभावी टक्कर होगी, प्रभावी टक्कर का मतलब क्या है, अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली वह टक्कर जो उसे उत्पाद में परिवर्तित कर दे, उसी को आप कौन सी टक्कर बोलते हो, प्रभावी टक्कर बोलते हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी जो टक्करें हैं वो प्रभावी टक्करें नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, तो यहां पर क्या सीन बन रहा है कि जैसे आपने तापमान बढ़ाया तो जो वक्र का जो शीर्ष है, आलेख का जो शीर्ष है किस ओर विस्थापित होता है, अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित होता है। और दोस्तों जो वक्र का फैलाव किस ओर हो जाएगा, दाहिनी ओर फैलाव बढ़ जाता है। और इससे क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं का अनुपात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रहता है क्योंकि कुल संभाव्यता का मान हर समय एक रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर दोस्तों एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो भी आप, जैसे आपने तापमान बढ़ाया
जो भी जैसे भी आपने तापमान बढ़ाया, पहली बात तो जो वक्र का फैलाव वो किस ओर हो गया, दाहिनी तरफ हो गया। दाहिनी तरफ होने के पीछे दोस्तों रीजन क्या है, रीजन एक ही है, और वो रीजन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो भी अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणु है उनका अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर नोट करनी चाहिए, वो वाली बात क्या है कि वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, एक समान रहता है। क्षेत्रफल कैसा रहेगा, एक समान। ऐसा क्यों, क्योंकि हर समय जो कुल पॉसिबिलिटी है, संभाव्यता है, उसका मान कितना रहना चाहिए दोस्तों, एक रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट वाला इंपोर्टेंट कथन है दोस्तों, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि द्वारा EA से, EA का मतलब है सक्रियण ऊर्जा। दोस्तों EA का मतलब क्या है, सक्रियण ऊर्जा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया क्या, कि जब भी आप तापमान में वृद्धि करोगे तो जो भी अभिकारक के अणु है उनकी सक्रियण ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसे सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि होगी दोस्तों, अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर संपन्न होती है, और प्रभावी टक्कर होने के परिणाम स्वरूप ही अभिकारक है वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि द्वारा EA से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट, संघट का मतलब होता है टक्कर, संघट करने वाले अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होती है। तो जैसे ही आप तापमान बढ़ाओगे, EA मतलब सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं की संख्या के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब यहां से इंपोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आपने तापमान कितना बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस आपने तापमान में वृद्धि कर दी। तो यहां पर देखिए वक्र में T+10 तापमान पर सक्रियण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। दोस्तों आपको ये पता है कि जब भी आप तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हो तो अभिक्रिया का वेग भी 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों सेम बात है यहाँ पर। वापिस से देखिए इस वाली ग्राफ को अच्छे से समझिए। ग्राफ किस चीज के मध्य है, अणुओं का अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य है। ये जो मैं रेड पेन से मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, ये वाला किसको दर्शा रहा है, तापमान T पर अणुओं के अंश की गतिज ऊर्जा को दर्शा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो मैं रेड पेन से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं, ये वाली जो लाइन है दोस्तों एक्चुअल में कौन से तापमान पर प्रदर्शित कर रही है, तापमान T की बात है। तो ये वाला जो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है दोस्तों, ये जो मैंने रेड लाइन से मेंशन किया है एक्चुअल में कौन से तापमान पर है, तापमान T पर। ये क्षेत्र T ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं को दर्शाता है। मतलब जब तापमान T तापमान होता है तो उस कंडीशन में इतने अभिकारक है वो क्या करेंगे, अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब इतने अभिकारक के अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों आपने तापमान कितना किया, T+10 किया, इसको मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रहा हूं। ये जो दोस्तों ये जो ग्राफ बन रहा है, ये वाली जो एक्चुअल के अंदर वक्र है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, T+10 को प्रदर्शित कर रहा है। और अभी आपने ये मेंशन किया है कि जब भी आप तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हो तो दोस्तों अभिक्रिया का वेग क्या होता है, 2 गुना बढ़ जाता है। मतलब 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और साथ में ये जो क्षेत्रफल है दोस्तों, जो T वाला क्षेत्रफल है उसकी तुलना में जो T+10 वाला जो क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यही मेंशन किया आपने। चित्र से क्या स्पष्ट है, इस ग्राफ से क्या स्पष्ट है कि T+10 तापमान पर सक्रियण ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त अणुओं को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो जाता है। अतः अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाता है दोस्तों, 2 गुना हो जाता है। तो यहां पर आकर दोस्तों आपके फिनिश होता है मैक्सवेल वोल्टेज मान वक्र। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं स्टार्टिंग से। मैक्सवेल और वोल्टेज मान ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, सांख्यिकी का प्रयोग किया था, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया था, और इसी के आधार पर एक से अधिक अणुओं के व्यवहार को समझाया था। सेकेंड थिंग, मैक्सवेल और वोल्टेज मान ने किस किस के मध्य ग्राफ है बनाया था,
तो ग्राफ बनाया था अणुओं के अंश वर्सेस गतिज ऊर्जा। अणुओं के अंश को वाई एक्सिस पर रखा और गतिज ऊर्जा को एक्स एक्सिस पर। अणुओं के अंश का मतलब क्या है दोस्तों, Ne/Nt। Ne का मतलब क्या होता है, ऊर्जा E युक्त अणुओं की संख्या, और Nt का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुल अणुओं की संख्या। तो यहां पर जैसे आपने ये वाला ग्राफ बनाया तो इस वाले ग्राफ में जो वक्र का शीर्ष है वो किसको प्रदर्शित करता था, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और इस अति संभाव्य गतिज ऊर्जा से युक्त अणुओं की संख्या दोस्तों हमेशा किससे ज्यादा होगी, इससे कम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं से, और इससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या की तुलना में अधिक होती है। फिर आपने ये बोला कि जो भी अभिकारक होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा एक समान नहीं होती है। जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो वहां पर क्या होगा, जो वक्र है वो किस ओर विस्थापित होगा, दाहिनी तरफ विस्थापित होगा। मतलब गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वक्र का फैलाव है वो दाहिनी तरफ हो जाता है। साथ में आपने ये बोला कि जब आपने T+10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अध्ययन किया तो वहां पर क्या हुआ दोस्तों कि ये जो क्षेत्रफल है लगभग कितना हो गया, जो जहां पर T तापमान था उसकी तुलना में लगभग 2 गुना क्षेत्रफल हो गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों कि तापमान बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा E से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट होगी, और इससे अभिकारक के ज्यादा से ज्यादा अणुओं का अंश है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। थैंक यू।